अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे वेदर को भी, क्योंकि बारिश हो गई है तो बारिश ने अच्छा इफेक्ट दिया है। अच्छा इफेक्ट इन द वे कि अच्छा है, खुश्की जो ड्राइनेस हुई हुई थी वो ख़त्म हो गई है। आज हम उसी अपने जो आपने लास्ट सेशन छोड़ा था उसी को हम आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो आज के टॉपिक्स हमारे बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं और रिगार्डिंग बहुत आप कह लें कि माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं या फैमिलीज इग्नोर करती हैं, इवन कि पेशेंट्स की भी नॉलेज में नहीं होती हैं। उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। रिजर्वेशन के हवाले से हम बात करते हैं कि पेशेंट्स हमारे बहुत से जो हैं वो रिजर्वेशन रखते हैं ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। और फैमिलीज को भी इस हवाले से बाई जाकर जब वो डिस्चार्ज होकर जाते हैं और अगर अल्लाह ना करे वो रिलैप्स हो जाते हैं या उनके माइंड में रिलैप्स का फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी तो मैनेज नहीं होती है और फैमिलीज भी इतना आप कह लें साइको एजुकेटेड नहीं होती हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती, तो पेशेंट जाके बाहर रिलैप्स कर जाते हैं इनकेस, ठीक है। तो उस हवाले से वो रिजर्वेशन रखती हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग आप कह रहे हैं थेरापिस्ट, रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट के स्टाफ जो कोई होते हैं इनके बिहेवियर थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, ये डिस्टर्ब समटाइम उनका अफेक्ट आता है पेशेंट की पर्सनालिटी पे, तो वो उस चीज़ को वो माइंड में आप कहने स्टक कर लेते हैं। फिर वो रिजर्वेशन जो है वो फैमिली भी उसके वाले से फैमिली को वो ट्रीट करते हैं, फैमिली को वो गाइड करते हैं, फैमिली मिसगाइड हो जाती है और वो रिजर्वेशन लेकर फिर पेशेंट के इन फ्यूचर में भी जब अल्लाह ना करे पेशेंट रिलैप्स करती हैं तो फिर फैमिलीज इस चीज़ को फोकस नहीं करती हैं और वो उस रिजर्वेशन के साथ किसी और रिहैब में चली जाती हैं। वो चीज़ फिर उनके लिए आप कह लें मिस हैंडलिंग हो कि पेशेंट उनका नशे से बाहर आ नहीं सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिस रिहैब से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर आप उसी रिहैब पे फोकस करते हैं तो वो चांसेस आपके पेशेंट के कैसे कम होते हैं, क्योंकि बार बार जो आप रिलैप्स के प्रोसेस से गुजरते हैं, जो ट्रीटमेंट जो मौलजीन उसकी पर्सनालिटी की असेसमेंट डिटेल में उनके पास होती है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और फिर दोबारा से उसका रीप्रोसेस कर देते हैं, तो उसमें फैमिली को फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से पेशेंट ने उनको इतना मिसगाइड किया हुआ होता है तो फिर फैमिली जो है वो मिसगाइड होकर वो किसी और रिहैब में चली जाती है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है वो कंडीशनिंग, ठीक है। फैमिली हमेशा ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि ओवर पैम्पर्ड बिहेवियर को हमने डिस्कस किया और बच्चे कुछ होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि ओवर पैम्पर्ड होते हैं और फैमिली उस ओवर पैम्पर्ड बिहेवियर को साथ लेकर चलती है, ठीक है। वो जो ओवर पैम्पर्ड बिहेवियर होता है वो क्योंकि पेशेंट ने भी कंडीशन किया होता है और फैमिलीज को फिर बाहर जाकर जब वो दोबारा रिलैप्स करते हैं तो फैमिली उनको उस कंडीशन की बेस पे कि हाँ तुम इलाज करवा लो, पेशेंट नहीं आते हैं, एग्री नहीं होते हैं इलाज के लिए, जब पेशेंट बार तो वो डिफरेंट फैक्टर्स में फैमिली क्या करती हैं कंडीशन बेस्ड ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम 15 दिन का इलाज करवा लो, महीने का इलाज करवा लो, 20 दिन का इलाज करवा, तुम्हें मैं गाड़ी ले दूंगी, तुम्हें नई गाड़ी तुम्हारी चेंज कर देंगे, ठीक है, तुम्हें फलां मोबाइल लेकर दे देंगे, ये तुम्हारी फलां जगह जॉब करा देंगे, ये इस तरह के डिफरेंट इंसेंटिव्स फैमिली देना शुरू कर देती हैं। वो चीज़ पेशेंट लर्न कर लेता है, वो चीज़ लर्न की बेस पे भी जाके पेशेंट बार रिलैप्स करता है। काइंडली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर्स हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना आपके लिए ज़रूरी है, फैमिलीज के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी, और इन सारी चीज़ों को, इस पर्सनालिटी के इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है, ठीक है। तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट आ गया हमारा फिक्सेशन, ठीक है। फैमिली जो सी है फैमिली रिकॉर्डिंग फैमिली फिक्स कर देती है टाइम पीरियड के वाले से। उनको लगता है कि एक महीने अगर किसी ने आपको गाइड कर दिया 1 महीने के वाले से या रदर 3 मंथ्स के वाले से, तो फैमिली को लगता है कि नहीं, अगर आपने हमें 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया था, हमारे पेशेंट्स को आप 90 डेज में ही मैनेज कर दें। देखिए पेशेंट टू पेशेंट पर्सनैलिटी वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी करता है, मैनेजमेंट वेरी करती है, पेशेंट का बैकग्राउंड वेरी करता है, बहुत सी चीज़ें वेरी करती है। लेकिन क्योंकि पेशेंट फैमिली उस चीज़ में फंस जाती है, जब उस चीज़ में फंस जाती है तो पेशेंट के लिए मैनेज होना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो फिक्सेशन जो है वो ब्रेक फिर उनकी हो नहीं पाती है। काइंडली इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि अगर मौलजीन आपको कह रहे हैं कि पेशेंट को टाइम पीरियड की ज़रूरत है तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोटिस में रखिए कि वाकई आपके पेशेंट को टाइम पीरियड की ज़रूरत है, ठीक है। उस फिक्सेशन से ज़रूर बाहर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पेशेंट के 90 डेज में मैनेज हो गया था पेशेंट बाय लकली, बाय चांस, बाय पर्सनैलिटी, तो हर पेशेंट ही 90 डेज में मैनेज होगा। इस चीज़ पर आके फैमिली आके बहस करती हैं या फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, तो अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे फिर वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट करेगा और ट्रीटमेंट इफेक्ट करेगा तो पेशेंट की बाई जाकर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस इफेक्ट करके रिलैप्स हो जाएगा पेशेंट आपका और आपको लगेगा कि इदारे ने इलाज बेहतरीन नहीं किया। इस चीज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब आ गया हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एडिक्टिव बिहेवियर्स, ठीक है। एडिक्टिव बिहेवियर्स क्योंकि पेशेंट्स के इफेक्ट होते हैं। ड्रग्स अगर वो कंटिन्यूसली यूज़ करता रहा, उसकी प्रायर हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, वो एडिक्टिव बिहेवियर उसके मैनेज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो फिर क्योंकि एडिक्शन तो मैनेज हो जाती है लेकिन बिहेवियर्स मैनेज नहीं होती हैं। अगर बिहेवियर्स मैनेज नहीं होंगे तो एडिक्शन मैनेज नहीं होगी। एडिक्टिव बिहेवियर्स अगर मैनेज हो जाएंगे तो उसकी ड्रग्स भी मैनेज हो जाती है।
ये दोनों चीज़ें आप कह लें वाइस वर्सा है, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के अल्टरनेट है और इन चीज़ों को ज़रूरी समझना है, ठीक है। एडिक्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, ठीक है। एडिक्टिव बिहेवियर्स ये होते हैं कि पेशेंट नशा छोड़ देता है लेकिन अपने रवैये, अपनी वो रिजिडिटी, वो आप कह लें कि रिजिडिटी के अलावा स्टबननेस, ठीक है, वो नहीं छोड़ पाता। या स्पेसिफिक जो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, झूठ बोलना, सम टाइम वो सच बोलना शुरू कर देता है लेकिन बीच में किसी एक फैक्टर में जाकर झूठ बोलना फिर शुरू कर देता है, वो चीज़ें, ये तमाम तरह की और मल्टीपल फैक्टर्स एडिक्टिव बिहेवियर्स में आती हैं, वो पेशेंट नहीं छोड़ पाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जाकर रिलैक्स कर जाते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि कभी कभार को डिपेंडेंसी की वजह से फैमिली में भी ये साइन पाया जाता है। ज़ाहिर है एक नशे के मरीज़ को हैंडल करना, एक नशे के मरीज़ को टैकल करना इज़ टू डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं होता जितना हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा तो इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होती है, ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारा तो जो डेली रूटीन में जो हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे होते हैं वी नो वेरी वेल, ठीक है। लेकिन क्योंकि फैमिली की अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट उनके लिए बड़ी, आप कह लें कि एक उनके रास्ते में एक रुकावट होती है। वो अटैचमेंट की वजह से पेशेंट भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है और फैमिली बेचारी भी उस चीज़ से गुजर रही होती है, तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। एडिक्टिव बिहेवियर्स मैनेज हो जाते हैं तो ड्रग्स मैनेज हो जाती है और ड्रग्स मैनेज हो जाए तो फिर एडिक्टिव बिहेवियर्स भी विद साइड बाय साइड पेशेंट के मैनेज होना ज़रूरी होते हैं। और उसी वजह से अगर 90 डेज़ का ट्रीटमेंट अगर उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर्स, इस चीज़ की लॉजिक को आप ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज़। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थैंकलेस बिहेवियर ऑफ फैमिली, थैंकलेस बिहेवियर ऑफ पेशेंट, ठीक है। मैंने देखा है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं, पेशेंट उनके मैनेज हो जाते हैं, पेशेंट उनके मैनेजमेंट के प्रोसेस से गुजर भी जाते हैं, रिकवरी में चले जाते हैं। लेकिन समटाइम्स पेशेंट्स, क्योंकि फैमिली एजुकेशन नहीं होती है, साइको एजुकेट नहीं होती है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ के बड़े थैंकलेस बिहेवियर होते हैं। क्योंकि हमारे पास ये कोई एक मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जिसको मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, मेरे शेयर कर रही हूँ आपसे। मेरे इस तरह के और बहुत से एक्सपीरियंस गुजरे हैं फैमिलीज़ के साथ, ठीक है। फैमिलीज़ का थैंकलेस बिहेवियर, पेशेंट अगर खुद फैमिली से छुपा के आ गया हमसे मिलने के लिए, या फॉलोअप में आ गया, या फॉलोअप उसने 2-3 बार लिया, उसके बाद उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, या बाद में 6 महीने बाद आया, या आफ्टर 9 मंथ्स आ गया, ठीक है, अपने रिहैब में आ गया, टाइम निकाल के आ गया, तो फैमिली को वो चीज़ बड़ी बुरी लगी कि वो क्यों गया रिहैब में, कि रिकवरी में चला गया लेकिन वो रिहैब में क्यों गया। भाई जिस रिहैब ने उसको ज़िंदगी दी है, आप उस रिहैब के लिए ही उसके दिल में ग्रज डाल रहे हैं, उसी रिहैब के लिए आपके अंदर वो ग्रैंडियोसिटी का फैक्टर है, सिक्योरिटी का फैक्टर है, ये तकब्बुर का फैक्टर है, वट एवर जो भी है, ठीक है। आप ये भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने इसको ज़िंदगी दी है, आप अगर उन्हीं के साथ उसके दिल में ग्रज रखेंगे या उसके दिल में वो चीज़ फैक्टर लेकर आएंगे और या तकब्बर में जाएंगे, तो हम नहीं देख रहे हैं, अल्लाह तो देख रहे हैं आपकी नीयत को। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? ये चीज़ें शायद आप इतना, क्योंकि पेशेंट से पूछिएगा कभी कि 12 स्टेप्स क्या होते हैं आपकी, 12 स्टेप्स रिकवरी प्रोग्राम क्या है जिसकी भी आपके पेशेंट रिकवरी की तरफ जाता है। जो मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मेरा अपना साइकोलॉजी का मेरे पेशेंट्स की आउटपुट यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उस वजह से ज़रूर पूछा करें पेशेंट्स के लिए। उम्मीद है मेरी आज की डिटेल में शॉर्ट नोट पे, ठीक है, लेकिन वो डिटेल आप कह लें कि ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको नॉलेज दिया जाता है इसी बेस पे कि पेशेंट की पर्सनालिटी, पेशेंट की रिकवरी भी सस्टेन और मेंटेन रहे, मैनेज रहे और आपको भी हेल्प आउट होती रही। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको काइंडली अच्छी लगी है अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया है इसको ज़रूर पिलाया करें। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बेहतरीन से टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।